जय हिंद बच्चों। MS टीचिंग पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग इससे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इससे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण तक पढ़े थे और ये भी पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हम लोग पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि ये सब आपको याद करके आना है। जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या, तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था इसको कैसे याद करना है। हाइड्रोजन का H परमाणु संख्या 1, हीलियम का He परमाणु संख्या 2, लिथियम का Li परमाणु संख्या 3, बेरिलियम का Be परमाणु संख्या 4, बोरॉन का B परमाणु संख्या 5, कार्बन का C परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन का N परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का O परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन का F परमाणु संख्या 9, नियोन का Ne परमाणु संख्या 10, सोडियम का Na परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का Mg परमाणु संख्या 12। तो इस तरीके से आपको हमने 20 तक सीरीज में दे दिया था कि लाइन से 20 तक याद करना। उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण था जिसका उपयोग बार बार इस चैप्टर में किया गया है ना, वो हमने दिया था और हमने आपको बताया भी था कि इसको आपको हर हाल में याद करना है। क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि कॉपर की परमाणु संख्या कितनी है। अगर आपको याद रहेगा तब तो आप जवाब दे पाइएगा। तो याद रखना बहुत जरूरी है कि कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29। आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना होता है? 33। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35। क्रिप्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? 36। तो ये सब आपको याद रखना है। मरकरी का परमाणु संख्या कितना होता है? 80। हो सकता है आपको संकेत भी पूछ दे कि लेड का संकेत क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? Pb। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद करके आए होइएगा। तो चलिए आज हम लोग उससे जितना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों का संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। मतलब अभिकारक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो उसमें जो अभिकारक होता है और उत्पाद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? या तो संकेत के रूप में लिखते हैं या तो हम उसके सूत्र के रूप में लिखते हैं। और इसी तरीके का लिखावट क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थों को और उत्पादों को, है ना, उस सबका जो संक्षिप्त निरूपण है वह किस प्रकार का होगा? सूत्र एवं संकेत के रूप में। तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का उनके सूत्रों एवं सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाएगा?
रासायनिक समीकरण, है ना। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का, है ना, उसका क्या बोलते हैं, संकेत एवं सूत्र का, है ना, संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। अभिकारकों एवं उत्पादों का संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हमें आगे, है ना, हम लोग ये भी जानेंगे कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है और जो नया बनता है ना, तो उसमें जितने भी तत्व होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है सो, उसमें जो तत्व है सो, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बनता है और उसमें जो तत्व है सो, है ना, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन भाग ले रहा है तो उत्पाद में भी वह हाइड्रोजन दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब किसी रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के, है ना, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या अगर बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें यौगिकों का सूत्र जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे जल है H2O, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, मतलब कि AgCl, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल है HNO3। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण लिखने से पहले हम ये जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, उसका सूत्र सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। अगर वह याद रहेगा तो हमें आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम एवं उनके अनुसूत्र। जैसे जल है तो जल का सूत्र क्या हो जाएगा, H2O। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो H2SO4। आप मुझे ये बताइए कि हमने आपको तत्वों के नाम, उनके संकेत और परमाणु संख्या जानने के लिए हमने क्यों कहा था। तो देखिए, जैसे अगर H2O है तो H2O किन किन तत्वों के मिलने से बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है तो किन किन तत्वों के मिलने से बना है, हाइड्रोजन, सल्फर H से, सल्फर H से, हाइड्रोजन O से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल किन किन तत्वों के मिलने से बना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन का H परमाणु संख्या 1, नाइट्रोजन का N परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का O परमाणु संख्या 8। जैसे संगमरमर है CaCO3, तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca, कैल्शियम का संकेत क्या होता है Ca, कार्बन का संकेत क्या होता है C, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O। तो संगमरमर किन किन तत्वों के मिलने से बना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, जिसको कली चूना बोलते हैं, CaO, ये किन किन तत्वों से मिलकर के बना है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और
ऑक्सीजन, है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, किन किन तत्वों से मिलकर के बना है, कैल्शियम से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से। तो अगर आपको तत्वों के नाम, संकेत और उनके परमाणु संख्या अगर न याद रहे तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये कैल्शियम है, Ca नहीं आप जानते, आपको पता ही नहीं रहता कि ये CO क्या होता है ना। तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसे याद कर लीजिए ताकि आपको आगे समझने में, है ना, सहूलियत हो, है ना। तो चलिए कुछ प्रमुख तत्वों के नाम एवं उनके सूत्र, तो ये आप याद कर लीजिएगा। जल का H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का HNO3, संगमरमर का CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, बेरियम सल्फेट का BaSO4, है ना। अगर आप बेरियम याद रखते तो बेरियम का Ba पढ़ने से भी पता चलता है, Ba इसका मतलब बेरियम, सल्फेट का SO4, BaSO4। आपसे कोई कहे कि बेरियम सल्फेट का अणुसूत्र बताइए तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि बेरियम सल्फेट, बेरियम मतलब वही Ba और सल्फेट का SO4, तो BaSO4। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का Ca, है ना, तो Ca कार्बोनेट का होता है CO3, तो CaCO3 जिसको संगमरमर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होगा, Mg, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, जिंक सल्फेट ZnSO4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज C6H12O6 या मतलब C6H12O6, चीनी C12H22O11, C12H22O11 यानी C12H22O11, लेड ऑक्साइड PbO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, है ना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, मतलब Fe से आयरन, O से ऑक्सीजन, तो आयरन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम सल्फेट BaSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4, है ना। तो बच्चों ये सब प्रमुख मतलब कि यौगिक है ना, इन सब का अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र, अणुसूत्र कहिए या रासायनिक सूत्र कहिए, इसे याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप याद रखते हैं तब इससे आगे आपको समझ में आएगी। जब हम रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे उसमें बहुत सारे मतलब कि यौगिकों के नाम लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको याद रहेगी। तो आप जैसे ही हम बोलेंगे तो आप समझ जाइए, ओ हमने तो इसे पढ़ा था, है ना, तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोगों ने कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम एवं अणुसूत्र तो जान गए। अब हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण के बारे में, जो हमने आपको बताया है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसका परिभाषा हमने आपको बताया, किसे बोलते हैं, तीर रासायनिक अभिकरण के, रासायनिक समीकरण के, ठीक है, तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या अगर बराबर है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, है ना। और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं हो अर्थात असमान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण।
तो चलिए हम लोग उसे आगे देखते हैं। है ना, हम लोग यहाँ पर थे, है ना, कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब किसी रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब हम आगे ये सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण है ना, तो उसे हम संतुलित करना, है ना। अगर कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसे हम संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हमको एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे देखिए यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, H2O, है ना, H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल, या जल का क्या है? अणुसूत्र, है ना, क्या है? अणुसूत्र। ठीक है, तो देखिए ये जो जल है H2O, इससे आगे, इसके आगे, है ना, इसके आगे जो अगर कुछ नहीं लगा हुआ है इसका मतलब एक लगा हुआ है, अर्थात यह जल का एक अणु है, जल का एक अणु है। लेकिन अगर H2O अगर लिखते हैं और आगे क्या लगा देते हैं? दो, इसका मतलब जल का कितना है? दो अणु है। तो एक चीज याद रखिए, है ना, इसके पीछे ये जो है ना, इसके पीछे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब एक समझेंगे, है ना। तो देखिए इसको हम लोग परमाणु बोलेंगे, इधर हाइड्रोजन का दो परमाणु, इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु। तो ध्यान दीजिए, इधर वाले को अणु बोलेंगे, इधर जो चीज लगा रहेगा उसके हम बोलेंगे कि जल का, नहीं पूछा तो जल का एक अणु। अगर दो लगा हुआ है तो जल का दो अणु। अगर तीन लगा हुआ है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसमें तीन लगा दिए इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के तीन अणु, सल्फ्यूरिक अम्ल के तीन अणु। यह जो यौगिक है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के तीन अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो उसमें हम एक चीज देखते हैं, देखते क्या है, जैसे H2O है, H2O है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु, और ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन के कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब एक परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? एक परमाणु होंगे। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 2H2O है, क्या है? 2H2O है ना। आप देखिए ये हाइड्रोजन के, है ना, ये दो दोनों के लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए, ये दो दोनों के लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे भी दो है और पीछे भी दो है, यानी कि हाइड्रोजन के, है ना, तो दोनों को हम गुना कर देंगे, दो दूना चार परमाणु, दो दूना चार परमाणु। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे दो लगा हुआ है लेकिन पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के पीछे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब एक होगा, तो दो एकम दो, यानी कि दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु। आप देखिए जल के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो जल के दो अणु में दुगुना हो जाएगा, चार परमाणु। जल के एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो जल के दो अणु में ऑक्सीजन का दो परमाणु हो जाएगा, है ना। तो देखिए अगर हम ऐसे बोलते भी हैं तभी भी हमें समझ में आता है कि दो परमाणु होगा, है ना। अब देखिए एक चीज और देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, है ना, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, है ना, अम्ल, है ना। इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल का ही दूसरा नाम बैटरी अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है? बैटरी अम्ल है। क्या है? बैटरी अम्ल है। ठीक है, तो देखिए इस सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं? बैटरी अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे
है ना, कि सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 2। क्योंकि बाहर कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब एक हो सकता है, एक हो सकता है, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब एक हो सकता नहीं है, एक है, क्योंकि हम एक लिखते नहीं है, वह छुपा रहता है। तो 1 दूना 2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर S से सल्फर, S से सल्फर, सल्फर का S परमाणु संख्या 16, तो सल्फर के, है ना, बाहर क्या लगा है, 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, 1 होगा, तो 1 एकम 1, यानी कि 1 परमाणु, 1 परमाणु, है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 4, 1 चौका 4, यानी ऑक्सीजन के, है ना, 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु। चलिए और भी हम सूत्र आपको हम समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। H2SO3 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल, है ना। अब इसके देखिए, इसके भी बाहर 1 लगा होगा, है ना, हम एक याद रखेंगे, लिख करके ये नहीं हम दिखा सकते हैं कि एक है, नहीं, हम मन ही मन याद रखेंगे। बाहर कुछ लगा हुआ है तो नीचे वाले से गुना हो जाएगा, नहीं लगा हुआ है गुना नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। सल्फर के यहाँ पर नहीं कुछ, तो 1, तो 1 एकम 1, तो सल्फर के 1 परमाणु, ठीक है, सल्फर के 1 परमाणु। वही ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 तिहाई 3, तो ऑक्सीजन के, है ना, ऑक्सीजन के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे के, है ना, क्या लिखेंगे, के, है ना, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, है ना। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, ताकि जब हम संतुलित करें तो हमें तीर चिन्ह के दाईं तरफ और बाईं तरफ समझ में आए कि इधर हाइड्रोजन कितना है और उस तरफ हाइड्रोजन कितना। तो जब हमें ये सब तोड़ने आएगा तब ना, ये सब हमें समझ में आएगा तब ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी सूत्र है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल। तो आप ही जरा बताइए हाइड्रोजन का कितना परमाणु होगा, तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 1 एकम 1। नाइट्रोजन क्या देख लीजिए, नाइट्रोजन के यहाँ पर भी 1 और इधर भी 1, तो 1 एकम 1, तो नाइट्रोजन के 1 परमाणु, इस बार हमने 1 नहीं लिखा है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो 1 तिहाई 3, है ना, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा, 3 परमाणु होगा। और भी सूत्र हम लोग देखते हैं, है ना। इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखें, ऐसे देखिए जरा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, लेकिन बाहर हम क्या लगा देते हैं, 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी नाइट्रिक अम्ल है HNO3, तो क्या देखेंगे, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो यहाँ पर 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 2, तो 2 एकम 2, तो 2 परमाणु, है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन का कुछ नहीं, तो 1, तो 2 एकम 2, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु, है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 तिहाई 6, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु, है ना। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस यौगिक में किस तत्व के कितने परमाणु हैं, है ना। अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग आगे जब हम संतुलित करना सीखेंगे तो उसमें हमें ये सब समझने में हमें आगे मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहता है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें, है ना। तो जरा देखिए
है ना। थोड़ा हम इससे पहले कुछ हल्का वाला पहले ले लेते हैं, जो थोड़ा सा क्या हो, हल्का हो, है ना। जरा देखिए इसको ले लेते हैं, है ना। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, तीर चिन्ह के इस तरफ, तीर चिन्ह के ये क्या हो जाएगा, बाईं तरफ, और ये क्या हो जाएगा, दाईं तरफ। ये देखिए तीर है बीच में, और ये बायां हाथ इस तरफ तीर के, और दाहिना हाथ इस तरफ। ये हो जाएगा बाईं तरफ, और ये हो जाएगा दाईं तरफ। तो हम क्या देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी कि Mg, है ना। मैग्नीशियम कितना है, एक परमाणु है। कितना है, एक परमाणु है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है, दो परमाणु है। कितना है, दो परमाणु है। लेकिन तीर चिन्ह के दाहिने तरफ आप देखिए, मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम का एक परमाणु है। कितना है, मैग्नीशियम का एक परमाणु है। और ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का दो परमाणु है। तो आप ही बताइए, जब इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु था तो इधर भी होना चाहिए, तो चलिए ये है। लेकिन ऑक्सीजन की इधर दो परमाणु है ना। और इधर इधर आपको मिस्टेक से क्या लिख दिया है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक परमाणु। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु। तो देखिए तीर चिन्ह के दोनों तरफ, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, तो नहीं है। इधर मैग्नीशियम का एक है तो इधर एक है, तो चलिए मैग्नीशियम का दोनों तरफ समान है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो बाईं तरफ दो परमाणु है, लेकिन बाईं तरफ दो परमाणु है और दाहिने तरफ एक परमाणु है, तो ये संतुलित नहीं हो सकता है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको संतुलित करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ताकि आपको ये समझ में आए कि इधर एक परमाणु तो इधर एक परमाणु, बाएं तरफ दो परमाणु तो दाहिने तरफ भी दो परमाणु। तो चलिए इसको हम थोड़ा मिटा करके, है ना, इसको हम आगे समझाते हैं। जरा देखिए, चलिए तो देखिए अब हम इसका जवाब देंगे, अर्थात हम इसका क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसको हम नोट कर लेंगे। मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल्स टू Mg2, है ना। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जरा ध्यान दीजिए, है ना। आप देखिए मैग्नीशियम इधर एक है तो मैग्नीशियम इधर एक है, ये ठीक है। लेकिन इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन दो है और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो इधर भी हमें दो लगाना पड़ेगा। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, संतुलित जब हम करते हैं 2 3 4 5 उस जगह पे लगाते हैं जिसको हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का एक, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक अणु, है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, यानी कि आगे वाले ये वाला भाग, ये वाला तरफ आगे वाले भाग में ही 1 2 3 4 5 6 जो संख्या हमें लगाना होगा संतुलित करने के लिए वो हम लगाएंगे। ये ना कि आप इस तरफ लिख दीजिएगा या इस तरफ या इस तरफ, तो वह क्या हो जाएगा, आपका गलती हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम एक तो मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो तो ऑक्सीजन दो, तो हम क्या, ऑक्सीजन दो तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक, तो संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पे दो लगाना होगा। क्या करना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन इधर दो है तो इधर भी क्या हो गया, दो, यहाँ पे एक लगा हुआ है, इसका मतलब दो एकम दो, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, दो, तो इधर भी दो और इधर भी दो, है ना। और एक चीज देखिए, अब देखिए क्या हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पर दो हो गया और मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम इधर कितना है, मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन दो है, और इधर भी देख लीजिए मैग्नीशियम कितना है, दो है, ऑक्सीजन कितना है, दो है
है कि नहीं है? मैग्नीशियम का इधर 2 परमाणु, ऑक्सीजन का इधर 2 परमाणु, इधर भी देखिए मैग्नीशियम का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि अब ये संतुलित हो गया। चलिए, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का संतुलित में, है ना। देखिए जरा, ये है जिंक और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ये क्या है? जिसको हम लोग बैटरी अम्ल भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम बैटरी अम्ल, है ना। और ये जो है ये क्या है? जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट है। और ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों अभिक्रिया करके क्या बना दिया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जरा देखिए इस तरह, जिंक इधर कितना है? 1 है, जिंक का 1 परमाणु है ना। हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। सल्फर का कितना है? तो सल्फर का इधर भी 1 और इधर इधर ना कुछ लगा हुआ है, 1 एक में, तो सल्फर का 1 परमाणु। ऑक्सीजन का कितना है? इधर 4 लगा हुआ है, इधर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये 1 चौका 4, तो ऑक्सीजन का 4 परमाणु। तो हम तीर चिन्ह के बाईं तरफ देख पा रहे हैं कि जिंक का 1 परमाणु, जिंक का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु, है ना। और दाहिने तरफ हम देख रहे हैं कि जिंक का यहाँ क्या है? 1 परमाणु है। ठीक है, सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु है ना। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, जब इधर जिंक 1 था तो इधर जिंक 1 है। ठीक है, जब इधर सल्फर 1 है तो इधर भी सल्फर क्या है? 1 है। जब इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये है कि यह जो रासायनिक समीकरण है वह क्या है? संतुलित है। इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा समीकरण देखते हैं जिसको कि हम लोग संतुलित करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इधर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? देखिए इधर बेरियम का कितना परमाणु है? 1 परमाणु। क्लोरीन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है ना। कितना है? 2 है। एल्युमिनियम का जरा देख लीजिए, एल्युमिनियम का कितना है? एल्युमिनियम का देखिए 2, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, 1 दूना 2 परमाणु है। सल्फर का जरा देखिए, सल्फर का देखिए ये SO4 पोस्ट में ब्रैकेट में है और बाहर क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 से अंदर में जितना है उससे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो सल्फर का देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 तिहाई 3, तो सल्फर के 3 परमाणु, है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो 4 अतियाय 12 परमाणु। कितना है? 12 परमाणु है। लेकिन अगर हम इस तरफ की बात करें तो बेरियम का कितना है? 1 परमाणु। सल्फर का कितना है? 1 परमाणु। ऑक्सीजन का कितना है? 4 परमाणु। एल्युमिनियम का कितना है? 1 परमाणु। क्लोरीन का कितना है? 3 परमाणु। क्लोरीन का कितना है? 3 परमाणु। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं? बेरियम का 1, बेरियम का 1, क्लोरीन का इधर 2, तो क्लोरीन का इधर 3। इसका मतलब ये जो समीकरण है यह असंतुलित समीकरण है। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ, है ना, इधर अगर बेरियम 1 है तो इधर भी बेरियम 1 होना चाहिए। इधर अगर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं और फिर हम इसे क्या करते हैं?
संतुलित करते हैं। जरा देखिए, देखिए संतुलित करने के लिए जो हम संख्याएं लिखते हैं, है ना, वह हम लोग अपने मन से लिखते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 लगा करके और देख लेते हैं कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। जरा देखिए, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड Al2SO4 का होल थ्राइस, 2 रहेगा तो ट्वाइस, एक 2 रहेगा तो ट्वाइस, है ना, 3 रहेगा तो थ्राइस, है ना, अगर 4 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। Al2SO4 का होल थ्राइस। चलिए, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और AlCl3 है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये क्या है, बेरियम सल्फेट है, ये क्या है, बेरियम सल्फेट है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। हमने उसमें कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम एवं सूत्र में हमने आपको नोट कर दिया था, है ना, आप उसे नोट करके जरूर याद करेंगे, है ना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। हमने उसमें लिखा था BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड। तो जरा ध्यान दीजिए, है ना, आप जरा देखिए, इधर बेरियम 1 है तो इधर बेरियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 3 है। आप ही जरा बताइए कि क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन 3 है, तो कैसे हम बराबर करेंगे। तो देखिए, इस रासायनिक समीकरण में अगर परमाणुओं की संख्या अगर बराबर करना हो तो हम लोग गुना करके ही करते हैं, जोड़ करके नहीं कर सकते। आप जरा बताइए कि अगर इसमें अगर हम 3 जोड़ देते, 3 2 5 और इसमें जोड़ दे 2, है ना, तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखे ताकि यह 5 हो जाए, है ना, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। और जो दूसरे तत्व का जो परमाणु संख्या जो पहले से लग रहा है कि संतुलित है, वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करके बराबर करेंगे। क्या करेंगे, गुना करके बराबर करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, इधर 2 है, उधर क्या है, 2 है क्लोरीन, और इधर क्लोरीन क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जो 2 है ये 2 वाला का इस तरफ लेकर के और इसका 3 वाला का इस तरफ लेकर के 2 तिहाई 6, तो इधर होगा 3 दूना 6, अर्थात, है ना, ये इसका जो 3 वाला है इधर हम ले आते हैं 3 दूना 6, इसका जो 2 है हम इधर डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो आप देख पा रहे हैं कि बेरियम, अभी बेरियम को रहने दीजिए, क्लोरीन 3 दूना 6, तो क्लोरीन 2 तिहाई 6 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, एक चीज और देखिए, बेरियम यहाँ 3 हो गया, तो क्या बेरियम यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो इधर हम आगे क्या लगा देंगे, 3। और अब हम आगे देखते हैं, जरा देखिए बेरियम, अब जरा ध्यान से देखिए, है ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, चल अब जरा ध्यान दीजिए, हम इस तरफ क्या देख पा रहे हैं कि बेरियम कितना है ना, बेरियम 3 है, बेरियम 3 है, क्लोरीन 6 है ना, एल्युमिनियम 2 है, सल्फर कितना 3 है, 1 तिहाई 3, है ना, और ऑक्सीजन 4 तिहाई 12, है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर आगे यहाँ पर 2 लगा देता तो क्या होता, तो यह 2 के लिए, ये 2 सबके लिए मान्य होता, तो एल्युमिनियम 2 दूना यहाँ पे 4 लिखते, एल्युमिनियम 2 दूना 4 लिखते। सल्फर की बात आती तो यहाँ पर 1 2 1 3, तो 2 1 2 तिहाई 6 हो जाता, और ऑक्सीजन कितना हो जाता, 4 तिहाई 12, और बाहर भी 2 लगा हुआ, 4 तिहाई 12 दूना 24 हो जाता, अगर 2 इस तरीके से लगा होता
तो, लेकिन लगा हुआ नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, जब लगा होगा तब हम लोग उसको देखेंगे। तो ऑक्सीजन कितना है 12 है ना। और इधर देखिए बेरियम कितना है 3 है, बेरियम कितना है 3 है। सल्फर कितना है, सल्फर 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 है ना। ये यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 है, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3। तो सल्फर कितना है 3 है। ऑक्सीजन कितना है 3 चौका 12 है। एल्युमिनियम कितना है 2 है। क्लोरीन कितना है 2 तिहाई 6 है। क्लोरीन कितना है 6 है। तो आप जरा देखिए बेरियम इधर भी 3, तो इधर भी 3, इधर बेरियम 3, इधर भी बेरियम 3, इधर क्लोरीन 6, तो इधर क्लोरीन 6, इधर एल्युमिनियम 2, तो इधर एल्युमिनियम 2, इधर सल्फर 3, तो इधर सल्फर 3, इधर ऑक्सीजन 12, इधर ऑक्सीजन 12। इसका मतलब यह जो समीकरण हमने जो तैयार किया है वह कैसा है, संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है। ठीक है। तो बच्चों हम इसको नीचे वाला इसको लिखना नहीं रहता है, इसको हम समझाने के लिए आपको दिखाए हैं। इसको लिखना नहीं रहता, सिर्फ इसमें जो संख्या ऐड करते हैं गुना के रूप में जो लिखते हैं है ना, उसी को हम लोग सिर्फ दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये समझाने के लिए हमने आपको बताया। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है। तो चलिए ये संतुलित हो गया। अब ये बी में देखते हैं कि सोडियम और जल ये दोनों मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो जरा ध्यान दीजिए हाइड्रोजन है, ये सोडियम। तो जरा ध्यान दीजिए इधर सोडियम 1, तो इधर भी सोडियम 1 है ना। इसका जरा हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर उसमें संख्या लिखेंगे। Na+H2O यानी सोडियम और जल ये दोनों सहयोग करके क्या बनाया, संयोग करके क्या बनाएगा NaOH और हाइड्रोजन। तो जरा ध्यान दीजिए है ना, क्या कीजिए जरा ध्यान दीजिए। इधर सोडियम 1, तो इधर भी सोडियम 1, इधर हाइड्रोजन 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, तो इधर भी ऑक्सीजन 1। अर्थात यह समीकरण कैसा था, संतुलित था। इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, उसमें बहुत सारे समीकरण हैं जिसको संतुलित करने हैं। जरा हम लोग आगे देखते हैं है ना। इसको जरा देखिए, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। इसमें जरा देख लीजिए बेरियम इधर, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नोट करेंगे BaCl2 प्लस Na2SO4 है ना। BaSO4 प्लस NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ये क्या है बेरियम क्लोराइड, ये क्या है बेरियम क्लोराइड, ये क्या है सोडियम सल्फेट है, ये क्या है सोडियम सल्फेट है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। ये क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये क्या है सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नमक। ये नमक का अणुसूत्र है। ये क्या है नमक, जो हम लोग डेली उपयोग करते हैं। जब सब्जी बनाते हैं कोई भी चीज, जब नमकीन बनाना होता है तो उसमें नमक हम लोग डालते हैं है ना। तो जरा ध्यान दीजिए ये क्या है बेरियम क्लोराइड, ये क्या है सोडियम सल्फेट है। ये क्या है बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। और ये क्या है सोडियम क्लोराइड। कहने का मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट संयोग करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो जरा ध्यान दीजिए अब इसको हम लोग को क्या करना है संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे, तो जरा देखिए इधर 1 बेरियम, तो इधर 1 बेरियम, इधर 2 क्लोरीन, तो इधर 1 क्लोरीन। तो यहीं पे गड़बड़ हो गया, इधर 2 क्लोरीन है तो इधर भी 2 क्लोरीन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 लगा देंगे। तो आप जरा ध्यान दीजिए बेरियम का परमाणु संख्या इधर 1,
तो इधर बेरियम भी 1, इधर क्लोरीन 2 तो इधर क्लोरीन 2। यहाँ पर जरा देख लीजिए क्लोरीन कितना होगा 2 होगा, है ना। इधर सोडियम 2 तो इधर सोडियम 2, ये क्या है 2 है ना। इधर सल्फर 1 इधर भी सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 4 इधर भी ऑक्सीजन 4, तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलिए हम इसको जरा देखते हैं, है ना, इस समीकरण को, है ना। अब इसका भी पहले क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, H2O यानी कि जल, H2O मतलब जल। तो जरा ध्यान दीजिए, इधर सोडियम 1 तो इधर भी सोडियम 1, इधर ऑक्सीजन 1 तो इधर भी ऑक्सीजन 1, और हाइड्रोजन की बात करें, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, तो 1 1 2, तो हाइड्रोजन इधर भी 2, ठीक है। इधर क्लोरीन 1 तो इधर भी क्लोरीन 1, इसका मतलब यह क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए इसको जरा देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। इसमें जरा देखिए, है ना, इसमें देखिए पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे KClO3, याद रहे पोटेशियम का K कैपिटल, क्लोरीन में C कैपिटल और L छोटा होता है, क्लोरीन का संकेत Cl ऐसे लिखते हैं, याद रखेंगे आप लोग, है ना। ऑक्सीजन O, है ना, ऑक्सीजन का O बड़ा होगा O3। अब देखिए ये क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन बना रहा है, क्या बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो जरा ध्यान दीजिए, इधर पोटेशियम 1 इधर पोटेशियम 1, इधर क्लोरीन 1 इधर क्लोरीन 1, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 और ये ऑक्सीजन इधर 2। अब ये कैसे संतुलित होगा बच्चों, ये अब तो बहुत बड़ा समस्या हो गया। कोई समस्या नहीं है ना, ये कोई समस्या नहीं है, हम इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। अब जरा देखिए, इधर ऑक्सीजन 3 है इधर ऑक्सीजन 2 है, तो एक काम करेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 है ना, तो ये 2 हम आगे इधर लगा देंगे, तो ऑक्सीजन 2 दिया है 6 और इधर हम 3 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन 3 दूना 6, इधर 2 दिया है 6। लेकिन बाद क्या हुआ कि पोटेशियम इधर 2 हो गया, इधर पोटेशियम 1 हो गया, क्लोरीन इधर 2 हो गया, इधर क्लोरीन 1 हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लिख देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी हम लोग संतुलित करेंगे, इसको भी हम लोग संतुलित करेंगे। तो जरा देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों के दोनों मिल करके क्या बनाता है NH3, मतलब इसका नाम है अमोनिया, क्या नाम है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है अमोनिया गैस। तो जरा ध्यान दीजिए, है ना, जरा ध्यान दीजिए, देखिए इधर नाइट्रोजन 2 इधर नाइट्रोजन 1, तो अब ये कैसे संतुलित होगा, तो जब इधर 2 है तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 2 लगा देंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 दिया है 6 है, तो अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 दिया है हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना हम नहीं सीख पाए, हमें समझ में नहीं आए, है ना। तो अगर आप लोग को ना समझ में आया होगा तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो, है ना,
है ना, तैयार करेंगे, जिसमें है ना बहुत अधिक सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण को ही संतुलित करना रहेगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो हम इसके लिए एक और नया वीडियो बना सकते हैं। तो बच्चों चलिए, तो थोड़ा हम इससे आगे पढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा। तो हम आपको बता ही दिए थे कि रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं है तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 गो है लेकिन हाइड्रोजन इधर 1 गो है, क्लोरीन इधर 2 गो, क्लोरीन इधर 1 गो, मतलब यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इधर देखिए, मैग्नीशियम इधर 1 गो है तो मैग्नीशियम इधर 1 गो, चलिए ये ठीक है। हाइड्रोजन इधर 1 गो लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 गो, इसका मतलब यह क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का है क्या था, उदाहरण था। चलिए कुछ चीजें हैं जो हमें शुरू में बताना था और हम आपको बता नहीं पाए थे। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तत्व के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, तत्व, है ना। इसमें क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है ना, तत्व मिलकर के ही, तत्वों के संयोग से ही यौगिक का निर्माण होता है। उस तत्व के कितने कितने परमाणु हैं, है ना। तो जरा देखिए, इस पूरे अभी तक कुल जो है 118 तत्व, कितने, 118 तत्व जो है पाए गए। चूंकि हम ये आपको बताते, इसका एक और चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 5वां चैप्टर में हम आपको ये पढ़ाते, है ना। लेकिन चलिए, है ना, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको याद रखिएगा। तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118। सबसे हल्का धातु कितने, कौन होगा, तो लिथियम, है ना। तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, है ना। तत्व को हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक धातु, एक धातु, एक अधातु, एक अधातु और एक उपधातु। उपधातु, धातु अधातु जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आप लोग को एकदम अच्छे से, है ना, उसमें एकदम क्लियर करके आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो देखिए अभी तक कुल कितने तत्व हैं, हमने आपको बताया अभी तक कुल कितने तत्व है, 118 तत्व प्राप्त हो चुके हैं। उसमें से धातु कितने हैं, तो 93 हैं, अधातु कितने हैं, 18 हैं और उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। अभी तक कुल 118 तत्व प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से धातुओं की संख्या 53 है, अधातुओं की